नमस्कार। आज मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए, जिसके अंतर्गत आज हम इकाई 3 वस्त्र एवं परिधान के अंतर्गत पाठ 22 का अध्ययन करेंगे। वस्त्रों की चुनाव। वस्त्रों का चुनाव के अंतर्गत हमने ये जानना है कि वस्त्रों का चुनाव किस किस बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। इसके पहले वाले अध्याय में हमने जाना कि कौन कौन से वस्त्र का क्या क्या कार्य होता है, कौन कौन से कला के तत्व होते हैं और कौन कौन से डिजाइन के सिद्धांत होते हैं। उसके बाद अब आइए अपन जानते हैं कि किस व्यक्ति के लिए कौन से समय पे कौन से वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। आइए इसके अंतर्गत आज अपन अध्ययन करते हैं। जैसे जैसे समय काल परिस्थिति बदलती गई है, जैसे जैसे आधुनिकीकरण आता गया है, वैसे वैसे हर चीज में एक क्रांति आती जा रही है। चाहे वो विज्ञान क्षेत्र हो, चाहे हमारा वस्त्र क्षेत्र हो, चाहे तंतु क्षेत्र हो, दिन प्रतिदिन नए तंतुओं का आविष्कार हो रहा है, निर्माण हो रहा है। उसी तरह फैशन जगत में नए नए टेक्सचर, मटेरियल, सब चीज आ रही है। चाहे वो छोटे बच्चों का हो, चाहे बड़े बच्चों का हो। आज के जमाने में देखा जाए तो वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी आविष्कार हुए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत नए से नया परिधान, नया से नया वस्त्र देखने को मिलता है। अगर हम हमारे पुराने जमाने के लोगों से पूछो तो वो सिर्फ 4 या 5 तरह के ही कपड़ों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करेंगे, किंतु आज नया से नए वस्त्र के नाम आप मार्केट में जाके देखेंगे, सुनेंगे। रसगुल्ला क्रेप, ये वो बहुत सारे नए नाम निकल गए हैं और उनके टेक्सचर भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट आ गए हैं, जिसके अंतर्गत इनके साथ ही व्यक्तिगत आवश्यकताएं, फैशन खरीदने की क्षमताएं, कंप्यूटराइज डिजाइनें और सामाजिक स्तर के साथ साथ वस्त्रों के प्रति जागरूकता इतनी बढ़ गई है कि उपभोक्ता भी नया से नया, ये तो हमने पिछली बार पहन लिया था, ये डिजाइन तो पुरानी हो गई, कुछ नया कपड़ा दिखाइए, के अंतर्गत नए नए आविष्कारों को चुनौतीपूर्ण तरीके से कर रही है और उनको स्वीकार भी कर रही है। जिसके अंतर्गत देखा जाए तो ऐसे वस्त्रों का चयन अपने आप एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जिसमें अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ताओं की जो जरूरतें हैं वो भिन्न भिन्न हो जाती। अगर हम आज किशोर किशोरी को देखें तो वो फैशन के पीछे पागल हैं। उसी के विपरीत माता पिता को देखें तो वो टिकाऊ कपड़ा चाहते हैं, आरामदायक कपड़ा चाहते हैं। तो टिकाऊ, आरामदायक और फैशन दोनों ही विपरीत बातें मानी जाती है, तो उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण एक अवसर हो जाता है, जिसके अंतर्गत उन्हें अच्छे अंकों के संग उत्तीर्ण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए नित्य नए आविष्कारों के लिए एक नया पायदान बनता जा रहा है। वस्त्र चयन प्रक्रिया को व्यक्तित्व, उम्र, जलवायु, अवसर, आय, प्रयोजन, घर के सदस्यों की संख्या, व्यवसाय, कार्यक्षेत्र, रुचि, फैशन आदि कारक प्रभावित करते हैं। ये सब वो कारक हैं जिसके अंतर्गत हमारी परचेजिंग पावर या सामान खरीदने की जो भी जरूरत है उसको ये प्रभावित करती है कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे खरीदें। और इनको ध्यान में रखते हुए विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन करते हैं और उस चीज का चुनाव करते हैं जो हमारे सभी पायदानों या सभी जरूरतों पे बिल्कुल खरी उतरे और हमको हमारे मूल्य का उचित दाम और उचित चीज को वसूल कर सके। आइए इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट है व्यक्तित्व। हमारे व्यक्तित्व को वस्त्र प्रभावित करते हैं। हमने जैसे वस्त्र पहने हैं, जैसा पहनावा है, वैसा हमारा व्यक्तित्व उभर के आता है। अगर एक बंदा सूट बूट में खड़ा है और उसी के विपरीत दूसरा बंदा अगर गांव की पोशाक में या धोती कुर्ते में खड़ा है तो हम कहेंगे सूट बूट वाला पढ़ा लिखा मैनेजमेंट करने वाला है। वहीं पे धोती कुर्ते को देख के कहेंगे कि ये तो गांव का बंदा दिख रहा है या गांव से ताल्लुकात रखने वाला लग रहा है। कहने का मतलब ये है, वस्त्र हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं कि हम किस प्रकार के व्यक्तित्व के
हम किस प्रकार के व्यक्तित्व को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और किस व्यक्तित्व के अपन होल्ड करते हैं। इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट है, वस्त्र चयन करते समय व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए, जैसे त्वचा का रंग। इस बारे में हम पूर्व अध्याय में भी अध्ययन कर चुके हैं। हमने कला के तत्वों में रंग का पूर्ण एक पॉइंट पढ़ा था, जिसके अंतर्गत त्वचा का रंग बहुत मायने रखता है। अगर वो गोरा बंदा होगा तो हर प्रकार के रंग उस पे फबेंगे, उसी तरह अगर थोड़ा सा गहरा रंग होगा तो हल्के रंग उस पे ज्यादा फबेंगे और सुंदर लगेंगे। इसलिए त्वचा का रंग बहुत मायने रखता है। कद के बारे में हमने रेखाओं में के अंतर्गत अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत अगर छोटा कद काठी वाला है तो हम लंबवत रेखा पहनेंगे, लंबी कद काठी वाला है तो समतल रेखा पहनेंगे। शारीरिक आकार के अंतर्गत भी हमने रेखाओं के अंतर्गत तिरछी रेखाएं, लंबवत रेखाएं, पतला अनुभव करवाना या मोटे अनुभव करवाने के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था। फिर है शारीरिक गठन और स्वभाव। जो इंसान जिस स्वभाव का होगा उसी प्रकार के रंग का चुनाव करेगा या उसी प्रकार के वस्त्रों का चुनाव करेगा। इसके लिए मैंने शायद पहले भी एग्जाम्पल दिया था और आज फिर ये उदाहरण दोहरा रही हूँ कि अगर हम कोई भी चित्रकला बनाते हैं तो हम एक बार गुस्से में वही चित्र बनाएं और रंग भरें, और वही चित्र जब हम बहुत खुश हों तब वो रंग भरें, तो उन दोनों के रंगों में चित्र समान होगा, लेकिन उन दोनों के रंगों में जमीन आसमान का अंतर होगा। तो आपका जो स्वभाव होता है, मन होता है, वो आपको दर्शाता है कि किस प्रकार के रंग आप कब पहनना पसंद करते हैं। इसके अंतर्गत वस्त्र व्यक्ति के शारीरिक आकार, कद व गठन को छुपाने एवं प्रभावशाली ढंग से उभारने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु अपना रखता है। व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र एवं भावनाओं को ध्यान रखकर भी वस्त्रों का चयन किया जा सकता है। व्यक्ति की त्वचा का रंग भी वस्त्रों को बताता है कि किस प्रकार के वस्त्र हमें पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए। वस्त्र व्यक्ति को उभारता है, अतः बेहद सावधानी से के साथ हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए कि कौन से वस्त्र किस समय पहनने चाहिए। अगर हम बहुत खुशनुमा हैं तो हम बहुत ही अच्छे चटकीले भटकीले रंग पहनेंगे। अगर हम बहुत दुखी हैं तो हम कोई सा भी कपड़ा निकाल के पहन लेंगे। हमारा रंग किस प्रकार हम पे फबता है वो भी हमें देखना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। इसके अंतर्गत दूसरा बिंदु है उम्र या आयु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। व्यक्ति को आयु के अनुसार अपने वस्त्रों का चयन करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे चटकीले रंग पहनते हैं, मुलायम कपड़े पहनते हैं, कॉटन या जो उनको आराम देते हैं, उन वस्त्रों का चयन किया जाता है। इसी के विपरीत किशोर बहुत ही चटकीले और आज के नए फैशन के अनुसार ही कपड़ों का चुनाव करते हैं, चाहे वो थोड़े से कम आरामदायक हों। और वहीं पे अगर उम्र दराज के अनुसार वृद्ध व्यक्ति को देखा जाए तो वो बहुत ही हल्के रंग के कपड़े पसंद करेगा और बहुत ही आरामदायक पसंद करेगा, चाहे वो फैशन के बिल्कुल विपरीत हो। उनके लिए आराम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। तो उम्र और आयु तय करती है कि आपके लिए कौन सा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण और प्रायोरिटी में सबसे टॉप लिस्ट पे होता है, जिसके अंतर्गत आप वस्त्रों का चयन करते हैं। उम्र के आधार पर धीरे धीरे व्यक्ति की पसंद और नजरिया वस्तु के प्रति बदलता चला जाता है। ये उपयुक्त है। जैसे जैसे उम्र बदलती है वैसे वैसे आपका चुनाव और प्रायोरिटीज बदलती चली जाती है। इसके अंतर्गत तीसरा बिंदु है व्यवसाय। व्यवसाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके अंतर्गत वस्त्रों का चुनाव बहुत ही डिफर करता है या बदल जाता है। जैसे कि एक डॉक्टर उस प्रकार के कपड़े पहनेगा जो उसको फबे, जैसे व्हाइट कोट, हल्के रंग के कपड़े पहनेगा या बहुत फ्रिल वाले कपड़े नहीं पहनेगा। क्यों? क्योंकि उसको मरीजों का इलाज करना है। मरीजों के इलाज के अंतर्गत वो कपड़ा उसके अटकना नहीं चाहिए। उसी के अंतर्गत अगर कोई मैनेजमेंट वाला बंदा है तो वो कोट पैंट या उनकी ड्रेस कोड ऑफिस की होती है वही पहनेंगे, फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे। इसी के अगर कोई टीचर है तो साड़ी पहनेगी। इस तरह से आपका वस्त्र चुनना या परिधान धारण करना भी आपको ये व्यक्तिगत दर्शाता है कि किस प्रकार के व्यवसाय के अंतर्गत आप लीन हैं और कौन से व्यवसाय आप करते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान भी वस्त्रों से की जा सकती है, उसी तरह से व्यक्ति के व्यवसाय और उसके कार्य क्षेत्र को भी उसके पोशाक से जाना जा सकता है। वस्त्र करते समय व्यवसाय का कार्य क्षेत्र का विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे जो फायर फाइटर्स होते हैं, उनके कपड़े एक विशेष प्रकार के सिल्वर डाइऑक्साइड से पेंटेड या डिप्ड होते हैं, जैसे अगर वो आग में भी कूदे तो आग से क्षति ना हो। उसी के विपरीत अगर डाइवर्स होते हैं तो उनके कपड़े उस प्रकार होते हैं जैसे उनका पानी में आराम से तैरा जा सके। और जो माइंस में काम करते हैं वो हेलमेट पहनते हैं या टॉर्च लगी हुई होती है। तो इस तरह से अगर हम कपड़ों को देखें तो कुछ हद तक ये जान सकते हैं कि वो किस व्यवसाय के अंतर्गत काम करते हैं और किस प्रकार के कपड़े उनको जच रहे हैं और पहन रहे हैं। जिसके अंतर्गत चौथा पॉइंट है जलवायु, और इसको कह सकते हैं हम मौसम। मौसम एक महत्वपूर्ण बिंदु है किसी भी व्यक्ति को वस्त्रों के चुनाव के लिए। अगर हम पूरे देश में देखें तो पूरे देश में एक जैसा जलवायु या मौसम नहीं है। कहा जाता है कि हर 10 कोस पे बोली बदल जाती है और हर 20 कोस पे मौसम बदल जाता है। तो हमको मौसम के अनुसार ही वस्त्र धारण करने चाहिए। हालांकि किसी भी एक जगह का मौसम पूर्ण साल एक जैसा नहीं रहता, लेकिन कुछ हद तक उस क्षेत्र का एक मौसम बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। उसी के अंतर्गत हमें कपड़ों का चयन करना चाहिए। अगर हम राजस्थान देखें तो राजस्थान गर्मी प्रधान शहर है या प्रांत है, तो वहां पे हमें उसी प्रकार के ज्यादा कपड़े खरीदने चाहिए। उसी के विपरीत अगर हम देखें कश्मीर में जाके या और ऊपर हिमालय के पास जाके, तो वो ठंडा प्रधान प्रांत है, जिसके अंतर्गत हमें ऊनी या गर्म वस्त्र ज्यादा खरीदने चाहिए। इसके विपरीत जलवायु वाले अगर हम कपड़े खरीदेंगे तो हम हमारे पैसे, समय सबका ही नुकसान करेंगे, क्योंकि हम उनको ज्यादा उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो मौसम या जलवायु हमको ये बताती है कि किस प्रकार के कपड़े किस प्रांत का वो मुख्य एक जरूरत होती है, उसके अंतर्गत हमें वो खरीदना चाहिए। एक जैसा मौसम लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं चलता, लेकिन बदलता रहता है। लेकिन एक मौसम वहां का मेन मौसम कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार गर्मी वाले इलाके सूती, गर्म सब खरीदते हैं और ठंडे इलाके वाले ऊनी और गर्म कपड़े खरीदते हैं। अब पांचवा पॉइंट आता है अवसर या प्रायोजन, या किस समय के लिए हम वो कपड़े खरीद रहे हैं। रात के सोने के लिए कपड़े खरीद रहे हैं, ऑफिस जाने के लिए कपड़े खरीद रहे हैं, पार्टी में जाने के लिए कपड़े खरीद रहे हैं, या घर में पहनने के लिए कपड़े खरीद रहे हैं। ये अवसर तय करता है कि किस प्रकार के वस्त्र हमें चयन करने होते हैं। अगर हम ऑफिस जाने के लिए कपड़े खरीदेंगे तो फॉर्मल कपड़े खरीदेंगे, उसी तरह रात के कपड़े पर खरीदेंगे तो ढीले ढाले आरामदायक कपड़े खरीदेंगे। उसी के विपरीत अगर शादी में जाने के लिए कपड़े खरीदेंगे या किसी भी विशेष प्रायोजन से कपड़े खरीदेंगे तो उसके अनुरूप, फैशन के अनुरूप कपड़े खरीदेंगे जो तड़कीले भड़कीले होंगे। तो इसके अंतर्गत अवसर हमारे को तय कराता है कि किसके अंतर्गत किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए और कौन से वस्त्र किस समय खरीदने चाहिए। इसके अंतर्गत छठा पॉइंट आता है फैशन, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है और किशोर या किशोरी जिनको मैं आज पढ़ा रही हूँ उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज फैशन के अनुसार ही खरीदना पसंद करते हैं। आज अगर फैशन में बेल बॉटम है तो सब जने बेल बॉटम ही खरीदेंगे। अगर आज फैशन में जीन्स है तो मार्केट में हर जगह जीन्स ही जीन्स मिलेगी। फैशन में अगर कोई स्पेसिफिक कलर ट्रेंडी हो रहा है कि देखा कि ये कलर ट्रेंडी हो रहा है तो सब जने भीड़ चाल की तरह वही कलर खरीदना पसंद करेंगे। तब तो साड़ी में भी, सूट में भी, टी शर्ट में भी सब जगह वही कलर दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के जमाने में कोई भी इंसान अपने आप को आउट ऑफ फैशन देखना पसंद नहीं करता। इसलिए जो फैशन जगत नया पैटर्न निकालता है, नई डिजाइन या नई स्टाइल निकालता है, उसी की तरफ सारे जने दौड़ना चाहते हैं। स्पेशली
आपकी कैटेगरी किशोर और किशोरी, उस समय वो उसको आरामदायक हो ना हो, टिकाऊ हो ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। फैशन का होना चाहिए, हम इन फैशन ट्रेंडी दिखने चाहिए। तो इसके अंतर्गत हमको थोड़ा सा संभल के चुनना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो फैशन कितने लंबे समय तक चलेगा और क्या ये हमारे दोबारा उपयोग में आ सकता है या नहीं आ सकता। जिस तरह से हम जो मूल्य खर्च कर रहे हैं या जो पैसे दे रहे हैं उसका उचित मूल्य, उचित लाभ ले पाए और उसका उपयोग कर पाए। इसके अंतर्गत आता है 7वां पॉइंट लिंग। लिंग के अंतर्गत आते हैं 2 पॉइंट, स्त्री या पुरुष। ये जो एक पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम वस्त्रों के पहनावे से भी बता सकते हैं कि वो स्त्री है या पुरुष। स्त्री सामान्यतः लहंगा, ओढ़नी, कुर्ता, साड़ी, सूट ये चुनेगी, जबकि आज के युग में महिला हर प्रकार के कपड़े पहनती है। पैंट, शर्ट, साड़ी, सूट, कोई भी ड्रेस हो सभी पहनते हैं। अपितु पुरुष सिर्फ पैंट शर्ट, धोती कुर्ता, पजामा कुर्ता यही पहनते हैं। तो लिंग हमें तय करता है कि किस प्रकार के वस्त्रों का चयन हमारे लिए उचित होगा, किस प्रकार हमें उनको धारण करना है और कौन कौन से वस्त्र की ऑप्शन हमारे लिए उपलब्ध है जिनको हम चयन करके धारण कर सकते हैं। उनके शारीरिक ढांचे, रुचि, उम्र आदि का ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार उनको कौन से वस्त्रों का चयन करना चाहिए। फिर आता है आपका बिंदु आय। ये भी सभी चीजों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है और अगर कहा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा डिसाइडिंग बिंदु है। डिसाइडिंग बिंदु इसलिए है कि हम जो भी चीज खरीदने जाते हैं वो हमारे आय पे निर्भर करती है, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो आराम हो, चाहे वो व्यवसाय हो, कुछ भी हो। अगर पैसा होगा तो हम 50 तरह के फैशन, 50 तरह के कपड़े खरीद लेके, और अगर आय कम होगी तो एक ही कपड़े को विभिन्न तरीकों से यूज करके हम उसका काम चलाएंगे। तो आय हमारी आर्थिक स्थिरता तय करती है कि कितना हम पैसा अपने कपड़ों पे खर्च कर सकते हैं या परिधान पे खर्च कर सकते हैं, चाहे वो कोई विशेष अवसर हो, विशेष उम्र हो, फैशन हो या व्यवसाय हो, किसी भी प्रकार के अंतर्गत वो चीज आती हो। लेकिन आय हमें बताती है कि हम कितना पैसा किसके अंतर्गत खर्च कर सकते हैं और खरीदारी की क्षमता या परचेजिंग पावर डिसाइड करती है कि हम कितना पैसा देंगे। इसीलिए इस पॉइंट को डिसाइडिंग पॉइंट भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। परंतु हमें चाहिए कि जब हम वस्त्र खरीद रहे हैं तो हम अपनी आय और बजट का बिल्कुल ध्यान दें और अथाह पैसा सिर्फ फैशन के पीछे या एक विशेष प्रयोजन के पीछे पूरा खर्च ना कर दें। वस्त्र खरीदने जाते समय अगर हम अपने से पहले से खरीदे गए वस्त्रों को देख ले और जरूरत को तय कर ले कि कहीं ये जो हम वापस खरीदने जा रहे हैं वो चीज हमारे पास है तो नहीं, या उससे मिलता जुलता तो नहीं है, क्या हम इसका दोबारा उपयोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इन सब बिंदुओं का अगर हम अध्ययन करके वस्त्र खरीदने जाएं तो कोशिश करके हम अनायास ही अपना पैसा फालतू खर्च नहीं करेंगे और जो हम मूल्य दे के आ रहे हैं उसका उचित लाभ अपना ले सकेंगे और उसको दीर्घकालीन तक उपयोग में ले सकेंगे। जिसके अंतर्गत अब आता है वस्त्रों की खरीद। वस्त्रों की खरीद के अंतर्गत हमें यह अध्ययन करना है कि कौन सा वस्त्र कहाँ से खरीदना है, कितना खरीदना है, कैसे खरीदना है, इसका अध्ययन करेंगे। वस्त्र का चयन करते समय कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना है, जैसे किसी वस्त्र को खरीदना है तो सिलवाने के समय उस वस्त्र को कितना चाहिए हमें ये तय करना होता है, कितना पैसा खर्च करना है एक इंडिविजुअल ड्रेस पे या एक इंडिविजुअल ओकेजन या अवसर पे, कि हमारा ये बजट तय है कि हमें इस पे खर्च करना है। उसके अंतर्गत ही हम वस्त्रों को खरीदने के लिए मार्केट जाएंगे और उसके लिए रिसर्च वर्क करेंगे। खरीदते समय ये सुनिश्चित कर लें कि जरूरी है कि कितना पैसा खर्च किया जाए, वस्त्र खरीदना उतना मोल का लगभग हो।
निम्नलिखित ऐसे बिंदुओं को जिनका ध्यान रखा जा सके वस्त्रों को खरीदारी को प्रभावशाली और इफेक्टिव बनाने के लिए। आइए इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। परिधान और पोशाक बनाने के लिए वस्त्र की मात्रा कितनी खरीदी जाए। वस्त्र जो खरीद रहे हैं वो पर मीटर नाप से खरीदा जाता है और एक ड्रेस को तैयार करने के लिए कितना मीटर आपको चाहिए ये आपको तय करना होता है। किसी भी परिधान को बनाने के लिए पहले ये तय करें कि शॉर्ट ड्रेस बनवानी है, लॉन्ग ड्रेस बनवानी है, कितना घेर डालना है, ये सब हमें तय करना होता है। और विभिन्न कपड़ों के विभिन्न नाप होते हैं, विभिन्न चौड़ाई होती है, उनके अंतर्गत वो बताते हैं कि कितना कपड़ा लेना है। जिसकी लंबाई जो होती है वो आपकी लेंथ वाइज बताएगी कि ड्रेस की लंबाई कितनी लेनी है, और चौड़ाई उस कपड़ों की विभिन्न आती है, जिसके अंतर्गत बताते हैं कि आपकी कपड़ाई का कितना घेर और कितनी डिजाइन ली जा सकती है, ये आपकी तय करती है। आइए, जैसे सूती वस्त्र 36 इंची नाप का आता है। माप मीन्स उनकी चौड़ाई, कपड़े की ये जो सीम होती है ये लंबाई होती है, और कपड़ा जैसे काटा जाता है ये उनकी चौड़ाई होती है। ये आपकी सीम बनी हुई होती है, जिसके अंतर्गत हम मानते हैं कि 1 मीटर खरीदना है कि कितना खरीदना है। लेकिन ये तय होता है कि किसी का ये 36 इंची होता है, किसी का ये 60 इंची होता है। तो ये चौड़ाई होती है कि कपड़े की कितनी चौड़ाई है, जिसके अंतर्गत हम डिजाइन को निकाल सकते हैं। रेशमी वस्त्र 39 इंचेस का, ऊनी वस्त्र 54 इंच से 60 इंच तक का होता है, और मानवकृत रेशे जो मैन मेड कपड़े होते हैं जैसे रेयॉन, नायलॉन, इसके अंतर्गत उनका अर्ज जो होता है 35 इंची से लेकर 72 इंची तक होता है। तो पहले हम ये कपड़े का अर्ज जान लें कि वो कितनी चौड़ाई और कितने अर्ज वाला है, उसी के अंतर्गत हम तय करेंगे कि एक ड्रेस को डिजाइन करने के लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिए। फिर आता है वस्त्र चयन और खरीदते समय हमारी आय हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हमें बताती है कि कौन सा वस्त्र कितना और कितना महंगा हम खरीद सकते हैं। वस्त्र की कीमत प्रति मीटर के हिसाब से पाई जाती है, और ये कीमत वस्त्र की किस्म और उसकी गुणवत्ता को परखने के अनुसार होती है। अगर एक वस्त्र, सूती वस्त्र को अगर हम देखें तो सूती वस्त्र 50 रुपए मीटर से लेके आप उनकी कैटेगरी के हिसाब से 5000 मीटर प्रति मीटर की रेट तक मार्केट में उपलब्ध है। वो कौन निर्धारित करता है? उनकी गुणवत्ता और आपकी आय निर्धारित करती है कि आप किस प्रकार का वस्त्र चुनेंगे। आय बताएगी किस कैटेगरी में आप खरीद सकते हैं, और जितना पैसा दे रहे हैं उस हिसाब से वो गुणवत्ता वाला है या नहीं, ये आपको तय करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। अच्छी और उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र की कीमत ज्यादा होगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का वस्त्र हो। वस्त्र पर लगे लेबल से देखकर पता लगाया जा सकता है। वैसे भी दुकानदार कीमत बता देता है, लेकिन हम उसके अगर रेडीमेड कपड़े खरीद रहे हैं तो उनके ऊपर लेबल लगा हुआ होता है, वो बता देता है कि उसमें कौन कौन से कपड़े कितने मिले हुए हैं। अगर 2 वस्त्र में 2 तंतु मिले हुए हैं तो कौन सा तंतु कितना है, कितना नहीं है, ये सब हमको लेबल बता देता है। जो कीमत वस्त्र की बताई जा रही है उस हिसाब से उस गुणवत्ता को वो वस्त्र ले रखता भी है या नहीं, ये हमें तय करना है और जांच परख के खरीदना है। जबकि वही बोला जा रहा है बार बार कि जिस कीमत को हम अदा कर रहे हैं, दे रहे हैं, क्या उतना गुणवत्ता वाला कपड़ा हम खरीद रहे हैं, उतना मजा हम ले रहे हैं या नहीं, उसको हमें तय करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। अन्यथा आप ठग के ही आएंगे। अपने विभिन्न रेशों के बारे में पढ़ा है, उनकी पहचान के बारे में भी पढ़ा है, अतः उनके आधार पर ये हमने 11वीं में कक्षा में पूर्ण रूप से रेशा के अंतर्गत पूर्ण रूप से हर रेशे के बारे में, उनकी क्वालिटीज, उनको टेक्सचर, उनको कैसे जांचा जाए, सब पढ़ा था। उसी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनका चयन करें, उनको टेस्ट करें, उनकी गुणवत्ता को टेस्ट करें और फिर परचेजिंग करें। ठीक है। वस्त्र की बनावट, बुनाई और वस्त्र की सतह की सजा को ध्यानपूर्वक जांचना चाहिए। कई बार पूरे वस्त्र के डिजाइन को देखें तो जगह जगह नमूने छूटे हुए होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। उनकी बुनाई को, बनावट को देखना चाहिए, कहीं से कोई धागा खिंचा हुआ तो नहीं है,
कहीं खाप तो नहीं आ रही, कई बार देखा जाता है तो ये ड्रेस जो काट दी जाती है, सामान्य कई बार दुकानदार नापने में यहाँ से नापेगा कि ये 1 मीटर हो गया है, लेकिन इधर से देखा जाए तो ये कपड़ा टेढ़ा कटा हुआ है, ये यहाँ से 80 सेंटीमीटर ही होगा। तो और टेलर के पास जाएंगे तो टेलर कहेगा ये खाप है, उसके लिए ये कपड़ा बर्बाद है, लेकिन आप इसका पैसा दे के आए हैं। तो जब आप खरीदने जा रहे हैं तो इन सब चीजों का ध्यान दें कि पूर्ण नाप ढंग से दिया जाए, कपड़ा पूरा दिया जाए, कोई भी ठगाई नहीं करी जाए। इसके लिए आपको विजिलेंट होना या आपको जागरूक होना अत्यधिक आवश्यक है, दुकानदार नहीं करेगा। वस्त्र के रंग के पक्केपन की जांच करें। जब वस्त्र खरीद रहे हैं तो उसको हल्का सा थूक या पानी लगा के किसी सफेद कपड़े पे यूं रगड़ के देखें, अगर वो रंग कच्चा होगा तो फट से वो दूसरे सफेद रंग पे चढ़ जाएगा, और अगर नहीं चढ़ रहा है तो उसका रंग पक्का है। इसका अत्यधिक ध्यान दें, क्योंकि कच्चे रंग वाले कपड़े बहुत जल्दी फीके पड़ जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान देना अत्यधिक आवश्यक है। वस्त्र की मजबूती और टिकाऊपन का ध्यान दें। वस्त्र जो है उसको पकड़ के से हल्का सा खींच के देखें, कुश्ती नहीं लड़े, हल्का सा खींच के देखें। अगर वो आपका खिंचाव को सहन कर लेता है तो वो टिकाऊ है, और हल्का सा ऐसे खींचते देखते ही वो फट जाता है तो बिल्कुल ही कच्चा या पुराना टिकाऊ नहीं है, तो वो कपड़ा ना खरीदें। वस्त्र के ऊपर की गई परिसज्जा की जांच करें कि पूर्ण रूप से हर जगह पूर्ण परिसज्जा दी गई है, एकसार परिसज्जा दी गई है, कहीं अच्छी, कहीं चमकदार और कहीं छूटी हुई नहीं होनी चाहिए। उनको मोड़ के रखते हैं, उन किनारों पे देखें कि कहीं बहुत ज्यादा मटमैली तो नहीं हो गई है कि धोने से भी वो लाइन ना जाए। कपड़े को फोल्ड करके रखते हैं तो ये जो लाइन होती है इस जगह बहुत ज्यादा मटमैलापन या कालापन आ जाता है, तो कोशिश करके जो पहला वाला फोल्ड है उसको हटवा के अंदर से कपड़े को नापे, जैसे आपको साफ सुथरा कपड़े को खरीद सके और ये आपको जो मटमैलापन है वो ना भुगतना पड़े। वस्त्रों के चयन और खरीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया है, अतः वस्त्रों के चुनाव वह सही और उपयुक्त खरीद हेतु निम्न बिंदुओं का विश्लेषण अवश्य करें और उनको परखें। इन सवालों को अपने पे अप्लाई करें, जवाब निकालें अपने अंतर्मन से और फिर ही खरीदारी करें। तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आप अपने आप को ठगा के नहीं आएंगे, और जो खरीदेंगे उसको जितना पैसा देंगे उससे ज्यादा मजा ले पाएंगे। तो आइए इन सवालों को जानें। क्या वास्तव में वस्त्र की या परिधान की आवश्यकता है मुझे? क्या खरीदना चाहिए मुझे? क्या यह आवश्यक, उपयोगी और उपयुक्त है मेरे लिए? क्या यह विभिन्न अवसरों पर काम आएगा या केवल एक अवसर के लिए ही है? ये भी हमें तय करना होता है। क्या यह मेरी आय या बजट के अंतर्गत है या सिर्फ मैं फैशन और अपनी दोस्ती के पीछे पागल हो रहा हूँ? कितने समय चलेगा तथा फैशन के अनुसार है या नहीं, ये भी हमें तय करना होता है। क्या ये मेरी शारीरिक संरचना के अनुसार है? फैशन वो करो जो आप पे फबे, ना कि फैशन के पीछे पागल हो और आप एक हंसी का पात्र बन जाओ। तो आपकी शारीरिक संरचना के अनुसार ही आप कपड़े को खरीदे। क्या इसका रखरखाव मेरे लिए संभव है? आप फैशन में कोई ऐसा कपड़ा खरीद ले जो हर बार एक बार पहनते ही ड्राई क्लीन मांगे और हर बार ड्राई क्लीन के लिए 200 रुपए देने पड़े। खरीदते समय तो वो आपको 1000 रुपए का खरीदा, लेकिन हर बार ड्राई क्लीन कराते कराते कई हजार रुपए आपने उस पर खर्च कर दिए। तो क्या मैं उसकी रख रखाव अपने अनुसार कर पाऊंगा या पाऊंगी या नहीं, ये भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से रखे परिधान से मिलता जुलता रंग डिजाइन हो और घर आके देखिए अरे ये ऐसा तो मेरे पास है, अब मैं इसका क्या करूं। तो इन सब बातों का पहले से अच्छे से अध्ययन कर लें, अपने खुद से सवाल कर लें, इनके जवाब ढूंढ लें, तभी जाके बाजार में कपड़े खरीदने के लिए पहुंचे। और अब आशा करती हूँ इस पाठ के अंतर्गत, वस्त्रों के चुनाव के अंतर्गत हमने ये जाना कौन कौन से प्रभावक बिंदु होते हैं जो हमारे वस्त्रों के चुनाव को इफेक्ट करते हैं, जैसे व्यवसाय हो गया, उम्र हो गई, फैशन हो गया, लिंग हो गई, आय हो गई, जलवायु हो गई या मौसम हो गई। ये सब बिंदु ऐसे हैं जिनके अंतर्गत हमें ये तय करना होता है कि किस प्रकार के वस्त्रों का चयन हमें
करना चाहिए। फिर हमने इस अध्याय में पढ़ा कि कौन कौन से वस्त्रों को खरीदते समय किस किस प्रकार हमें उन बिंदुओं को तय करना है, जैसे उनकी गुणवत्ता को हम परख सकें और जो हम पैसे दे रहे हैं उसका उचित उपयोग ले सकें। फिर इन प्रश्नों का अपना विश्लेषण करें कि क्या हम जो खरीदारी करने जा रहे हैं वो सही मायने में सही है या नहीं। और आशा करती हूँ इन बिंदुओं का आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा, नोटबुक में लिखा होगा, और इसके दूसरे भाग में मैं आपके सामने इसके अभ्यास प्रश्न लेके प्रस्तुत होती हूँ। जब तक इन बिंदुओं को पुनरावृत्ति करते हुए याद करते रहिए। नमस्कार।